आज व्यू 360 में कराची में तजावुज़ात हटाने के लिए बड़ा ऑपरेशन। 4,000-5,000 लोगों को हटाकर 3.5 करोड़ की आबादी को अगर सेव किया जाए तो ये सौदा जो है मेरे हिसाब से जो है वो महंगा नहीं है। मुतासरीन का मुस्तकबिल आखिर है क्या? हम लोग यहाँ पे धूप में जल रहे होते हैं तो हमें कोई आकर देखने वाला नहीं है, क्यों? मर्दान में कचरे से कुदरती खाद बनाने का मंसूबा। इसको कैसे रिसाइकिल किया जाएगा, तो इसके लिए प्लांट्स लगेंगे। और हम अगली आलमी वबा के लिए बेहतर तौर पर कैसे तैयार हो सकते हैं? जवाब लाइव 360 में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूं नीलोफर मुगल। कराची में नदी नालों से तजावुज़ात हटाने के लिए इन दिनों ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। मकसद ये है कि गुज़िश्ता बरस मानसून बारिशों से होने वाली तबाही से इस साल बचा जा सके। इस सिलसिले में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शहर के वस्त से गुजरने वाले गुजर नाले के किनारे किया जा रहा है। हमारी नुमाइंदा मोहम्मद साकिब बता रहे हैं कि जिन लोगों के घर मिस्मार हो रहे हैं उनका सवाल ये है कि आज उनके वो घर कैसे गैर कानूनी हो गए जिन्हें तामीर करने के पहले उन्हें इजाज़त दी गई थी, जबकि हुकाम का कहना है कि कुछ लोगों को तकलीफ देकर शहर का एक बहुत बड़ा मसला सुलझाने की वो कोशिश कर रहे हैं। मेरा यही सहारा था आखिरी, जो मेरे से भी छीना गया हमारे से। अल्लाह वास्ते मैं ये कह रहा हूँ, मेरे साथ मदद कीजिए, मेरे को घर के बदले घर मिला जाए। हम लोग यहाँ पे धूप में जल रहे होते हैं तो हमें कोई आकर देखने वाला नहीं है, क्यों? ये रुदाद है कराची में गुज्जर नाले के अतराफ बरसों से रिहाइश पजीर उन अफराद की जिनके मकानात नाले पर तजावुज़ात करार देकर गिराए जा रहे हैं। इन्हें अपने मकानात छिन जाने के दुख के साथ गैर यकीनी मुस्तकबिल का भी खौफ लाहक है। मेरा पूरा घर इसी से चलता था। मेरे शोहर तो बाईपास के मरीज़ हैं, बच्चे मेरे सब पढ़ रहे हैं, कोई कमाने के काबिल नहीं है। यही मकानों का मेरा एक आसरा था, वो भी टूट गया। मकान बने हुए को गिरा दिया। उनका कई स्टे आर्डर वाले भी, ये मेरा स्टे आर्डर वाला था, और भी कई लोग हैं जिनके स्टे आर्डर वाले भी तोड़ दिए। अब वो लोग कहाँ जाएंगे? गरीब लोग। मेरे बच्चे हैं वो दर बदर ठोकरे खा रहे हैं, रिश्तेदारों के वहाँ पड़े हुए हैं, और हमारा ये मकान का एक असासा था वो भी चला गया। नाले के अतराफ रहने वाले सवाल उठा रहे हैं कि अगर ये जगह रिहायशी मकासद के लिए नाजायज़ ही थी तो पिछली 4-5 दहाइयों से यहाँ मकानात की तामीर और ख़रीदो फ़रोख्त की इजाज़त के साथ बिजली, पानी और गैस के कनेक्शंस क्यों जारी किए गए? ये किस तरह का इंसाफ हम लोगों के साथ? अगर ये ऐसी इंतराइज जगह थी तो आज से 40, 50, 60 साल पहले हुकूमत कहाँ थी? क्यों आज होश आई है? क्या पहले ये लोग सोए हुए थे? लेकिन इंक्रोचर के नाम पर ये जो कार्रवाई की जा रही है, घर की मसमारी की जा रही है, इंतहाई गैर मुनासिब और गैर इंसानी रवैया है। हुकूमत का कहना है कि इन मुतासरीन को 2 साल तक किराए की मद में माहाना 15,000 रुपये दिए जाएंगे और बाज़ मकीनों को इब्तदाई 6 माह के किराए की मद में 90,000 रुपये के चेक्स जारी भी किए जा चुके हैं। लेकिन कई मुतासरीन के मुताबिक इन्हें अब तक कोई रकम नहीं मिली। कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। आईडी की तस्वीरें लेके गए, कह रहे हैं मिल जाएगा, अभी तक कुछ भी नहीं मिला। हुक्काम के मुताबिक नालों के इर्द गिर्द और हत्ता के नालों के ऊपर भी कब्जा माफिया ने तजावुज़ात कायम करके जाली लीज हासिल कर ली। लेकिन इस अमल से नालों की चौड़ाई कम हो गई और यूं बारिशों के मौसम में कराची की सड़कों और बस्तियों से पानी की निकासी एक बड़ा मसला बन चुका है। माफियाज है जो ये काम करती है, नालों पे जो है क्या नाम कहते हैं कब्जा करवाती है, लीज लेती है। गुजर नाला देखें, औरंगी नाला देखें, 200 मकानात है, 200 मकानात में आपको 4 मकानात की लीज मिलेगी। 190-196 प्लाट जो है मकानात उनके लीज नहीं होगी। वो जो 4 या 5 या 6 लीजें होंगी वो भी मशकूक होंगी। अगर मशकूक नहीं होंगी तो आज से 40 साल पहले, 45 साल पहले दी गई हैं, जिसका कोई रिकॉर्ड वहाँ पर भी नहीं है। सेकंड ये कि या वो अफसर का इंतकाल हो गया है या वो अफसर जो है वो रिटायर्ड हो गया है। 4,000-5,000 लोगों को हटाकर 3.5 करोड़ की आबादी को अगर सेव किया जाए तो ये सौदा जो है मेरे हिसाब से जो है वो महंगा नहीं है। लेकिन हुकूमती दावों के बरअक्स मुतासरीन का कहना है कि तजावुज़ात के खिलाफ इन कार्रवाइयों में 18 से 20 हज़ार घर मुतासर हो रहे हैं, जबकि इनमें रिहाइश पजीर अफराद की तादाद लाखों में है और मुतासरीन की दोबारा आबादकारी के किसी मंसूबे के बगैर इनके घर मस्मार करने से इनका और बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग चुका है।
जबकि दूसरी जानिब खिलाफ कानून लीज जारी करने वाले किसी भी हुकूमती एहलकार के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई देखने में नहीं आई। रिपोर्ट आपने देखी। मुतासरीन का मुस्तकबिल आखिर है क्या और उनकी दोबारा आबादकारी के लिए कोई हिकमत अमली या मंसूबा बनाया जा रहा है या नहीं, इस बारे में मोहम्मद साकिब हमारे नुमाइंदे मजीद बता रहे हैं। आइए देखते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के गुज्जर नाले पर और इसके दोनों अतराफ आप देख सकते हैं कि जो तजावीज़ात करार दिए गए मकानात हैं उनको मुनहदिम करने का सिलसिला जारी है। इस 13 किलोमीटर तवील नाले के दोनों अतराफ में हज़ारों की तादाद में ऐसे मकानात हैं जिन्हें अब तक मस्मार किया जा चुका है या वो मस्मार किए जाने हैं। ये सिलसिला न सिर्फ ये कि गुज्जर नाले पर जारी है बल्कि इसके साथ साथ औरंगी नाला और महमूदाबाद नाले की तरफ भी यही सूरत हाल है, जहाँ पुलिस की भारी नफरी की मौजूदगी में ऑपरेशन किया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 16 जून को वाज़ेह अहकामात मिलने के बाद उन घरों को भी मस्मार किया जा रहा है जो कि लीज शुदा थे। इस तमाम तर सूरत हाल में जो मुतासरीन हैं वो ये चाहते हैं कि उनकी जो कॉम्पनसेशन है उनके पास सिर्फ यही ऑप्शन रह गया कि अपनी वो कॉम्पनसेशन को बढ़ा सकें। सिंध हुकूमत की जानिब से जो ऐलान किया गया था उसके मुताबिक 2 साल के लिए इन तमाम मुतासरीन को 15,000 रुपये माहाना किराया दिया जाएगा और नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जब सिंध में मुतारिफ होगी तो इन तमाम मुतासरीन को जो कि इन नालों के पास मुकीम थे और इनके घर यहाँ पर तबाह हुए, मस्मार हुए, मुनहदिम हुए, इन तमाम को वहाँ पर जो है तरजीही बुनियादों पर मकानात दिए जाएंगे। लेकिन मुतासरीन की जो तंजीमें हैं वो इसे मुआवजे के तौर पर कबूल करने को तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि उन्हें इनके तोड़े गए मकानात के बदले मकानात या कम से कम प्लॉट फराहम किए जाएँ। लेकिन इस पर जो है अब तक कोई जो राह है वो बनती हुई नज़र नहीं आई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुतासरीन की तंजीम की जानिब से इस नुक्ते पर वफाकी और सूबाई हुकूमत को कहा है कि वो अपना एक प्लान पेश करें जिसमें इन मुतासरीन की बहाली के बारे में बताया जाए कि इन मुतासरीन को किस तरह बहाल किया जाएगा। अब आइंदा समात के मौके पर गुज्जर नाला, औरंगी नाला और महमूदाबाद नाला समेत जो दीगर मुतासरीन हैं इनकी बहाली का प्लान पेश किया जाएगा और देखना यह है कि हुकूमत, वफाकी और सूबाई हुकूमत वो क्या प्लान पेश करती है जिससे इन मुतासरीन की बहाली मुमकिन हो पाएगी। पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में बरसाती नाले इसलिए भी काम नहीं करते क्योंकि उन्हें कचरा फेंकने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है। कराची से चलते हैं खैबर पख्तूनख्वा, जहां 2 बड़े शहरों पेशावर और मर्दान में यौमिया 2000 टन कचरा इकट्ठा होता है जिसे बड़े पैमाने पर ठिकाने लगाने का कोई मौसर निज़ाम नहीं। लेकिन मर्दान में पहली मर्तबा अब कचरे को कारामद बनाने के लिए मंसूबे पर काम शुरू किया गया है। तफसीलात उमर फारूक की इस रिपोर्ट में। मर्दान के सिर्फ शहरी इलाकों से रोजाना 120 टन कचरा इकट्ठा किया जाता है जिसे शहर के मज़ाफ़ात में कायम डंपिंग साइट्स में डाल दिया जाता है। मगर अब पहली मर्तबा इस कूड़े क्रिकेट में से 5 टन को रोजाना एक प्लांट में लाकर इससे एक कीमती शेड तैयार की जा रही है। हम सब्जी मंडी से या घरों से वो कचरा इकट्ठा करें जिसमें से ये ऑर्गेनिक वेस्ट हो, जैसे किचन वेस्ट जिसको हम कहते हैं। हमारे जो वर्कर्स हैं वो इसमें से वो प्लास्टिक या मेटल्स, ग्लास, ये सारी चीज़ें ये निकाल के तो बाकी जो खालिसतन वो कचरा बचता है कि जो बायोडिग्रेड होके जो कंपोस्ट बनता है। कंपोस्ट यानी कुदरती खाद। कचरे से खाद बनाने का यह प्लांट मर्दान वाटर एंड सैनिटेशन कंपनी ने नॉर्वेजियन चर्च एड के ताउन से लगाया है। इससे शहर की डंपिंग साइट्स पर माहाना 150 टन कचरे का बोझ कम हो सकेगा। कचरे से बनी इस कुदरती खाद को किसान हाथों हाथ ले रहे हैं। यूरिया आर्जी काम करती है, हमें एक फसल में 2 या 3 बार डालनी होती है, लेकिन ये एक बार ही काफी होती है। 2 साल तक जमीन जानदार रहती है। पुराने जमाने में लोग डायरेक्ट जानवरों का फुजला खेत में डालते थे जो ज्यादा मिकदार में नहीं मिलता। ये वही चीज है, इसकी पैदावार भी अच्छी है। इस सेंटर में रोजाना 5 टन तक नामियाती खाद बन रही है जो कि न सिर्फ मकामी किसानों को ऑर्गेनिक खाद फराहम कर रही है बल्कि मर्दान शहर की फ़िज़ाई और ज़मीनी आलूदगी को कम करने में भी अपना किरदार अदा कर रहा है। इसमें से एक पानी निकलता है जिसको हम लीचेट कहते हैं कि जो अंडरग्राउंड वाटर को पोल्यूट करता है और उसके साथ साथ इसकी जब ये डिकम्पोजिशन होती है तो डिकम्पोजिशन के नतीजे में मुख्तलिफ गैसें बनती हैं जिसमें एक हाइड्रोजन सल्फाइड भी है।
वाटर एंड सैनिटेशन कंपनी मर्दान के सरबराह के मुताबिक खैबर पुख्तनख्वा हुकूमत 5 अजला में मटीरियल रिकवरी फैसिलिटीज लगा रही है, जिसके बाद शहर के बाकी रह जाने वाले 115 टन कचरे को भी कारआमद बनाया जा सकेगा। ये जो बाकी हमारा कचरा है इसको कैसे रिसाइकल किया जाएगा, तो इसके लिए प्लांट्स लगेंगे और जो उसमें फिर हमारे पास जो 20% उसमें रिसाइकलेबल्स हैं और जो इसमें ऑर्गेनिक मैटर्स हैं वो उनको अलग किया जाएगा। तो ये जो है ये ज़्यादा हो जाएगी इसकी, तो हो सकता है इसकी डिज़ाइन स्टेज पे 60 टन रोज़ाना की बुनियाद पे उसको कन्वर्ट किया जाएगा। ये मंसूबा कचरे को मुफीद बनाने का एक आगाज तो है, मगर शहरों में जगह जगह अब भी कूड़ा नजर आता है, जिसे ठिकाने लगाने के लिए बड़े पैमाने पर मंसूबा साजी की जरूरत है। ये कूड़ा क्रिकेट बड़े पैमाने पर आलूदगी और गंदगी फैलाने की वजह से हुकूमत के ग्रीन पाकिस्तान मिशन की राह में एक बड़ी रुकावट है। उमर फारूक, वॉइस ऑफ अमेरिका, मर्दान। और दुनिया भर से अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, facebook.com/VOA उर्दू और ट्विटर पर हमारा हैंडल है @urduvoa। अफगान सदर अशरफ गनी और कौमी मुफाहमत के लिए अफगानिस्तान की आला कौंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला अब्दुल्ला आज अमरीकी सदर जो बाइडन से वाइट हाउस में मुलाकात कर रहे हैं। 1 मई से अमरीकी अफवाज के इनखला के ऐलान के बाद ये अफगान क़यादत के साथ अमरीकी सदर की पहली मुलाकात है। अफगान वफ़द में नायब सदर अमरुल्लाह सालेह, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हमीदुल्लाह मुहिब, अफगानिस्तान के ह्यूमन राइट्स कमीशन के सरबरा शहजाद अकबर समेत कई दीगर अरकान शामिल हैं। इस मौके पर अमरीकी सदर के हमरा मुल्क के वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन और वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन भी बातचीत में शामिल होंगे। एजेंडे में शामिल कुछ अहम मालूमात की तफसीलात लेकर आई हैं नुखबत मलिक। बहुत शुक्रिया नुखबत, ये बताइए कि जो आज की मुलाकात है उसके लिए माहौल कैसा है? जी नीलुफर, जहाँ तक माहौल की बात है तो वाइट हाउस की तरफ से जारी होने वाले कुछ बयानात में पिछले दिनों से पता चलता है कि इस माहौल को बहुत खुशगवार रखने की कोशिश की जा रही है। वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी हैं जेन साकी, वो कह चुकी हैं कि इस मुलाकात में कोशिश की जाएगी कि दोनों मुल्कों के लिए आइंदा आने वाले वक्त में जो पार्टनरशिप है उसको हाईलाइट किया जाए और उसके साथ साथ इंसानी और मुआशी और सिफारती बुनियादों पर जो ज़रूरी मदद है उसको जारी रखने के अज़्म का इजहार भी किया जाएगा। इसके साथ साथ अफ़गान क़यादत को कुछ यकीन दहानियाँ, कुछ एश्योरेंसेस भी मिली हैं। अमरीकी हुक्काम ने इस मुलाकात से पहले एसोसिएटेड प्रेस को बताया है कि अफ़गानिस्तान में मौजूद अमरीका के जो सिफारती मिशंस हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तकरीबन 650 फ़ौजी अफ़गानिस्तान में मौजूद रहेंगे और उसके साथ साथ काबुल एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी है उसके लिए भी कई सौ अमरीकी फ़ौजी सितंबर तक अफ़गानिस्तान में रुक सकते हैं, कम से कम उस वक्त तक जब तक इस एयरपोर्ट की सिक्योरिटी का मंसूबा जो है वो तुर्की को हैंड ओवर नहीं किया जाता। इसके साथ साथ एक और अहम इशू जिसके बारे में सदर बाइडन ने कल मीडिया से बात करते हुए कहा है कि ये आज मुलाकात में डिस्कस होगा, वो है अफ़गान मुतरजमों के से मुतल्लिक़, यानी उनकी जो स्पेशल इमिग्रेशन वीज़ा का जो इशू है जिसके मुतल्लिक़ वाशिंगटन में भी काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं, तशवीश पाई जाती है उन अफराद के बारे में जिन्होंने अमरीकी फ़ौज की मदद की है। तो उस हवाले से सदर बाइडन का कहना है कि उन्हें तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। They're going to come. We've already begun the process. Those who helped us are not going to be left behind. नुखबत, ये बताइए कि सदर से मुलाकात से पहले वाशिंगटन में कुछ और भी अहम मुलाकातें जो हैं वो हुई हैं, उनकी क्या तफसील है? जी नीलुफर, कल अफ़गान क़यादत ने अमरीकी सियासतदानों से कुछ मुलाकातें की हैं जो कि बहुत अहम हैं। सेनेट के डेमोक्रेटिक लीडर हैं चक शुमर, वो मिले हैं अफ़गान क़यादत से। उसके साथ साथ रिपब्लिकन पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं मिच मैकॉनल, उनकी मुलाकात हुई है। और इसके साथ साथ सेनेट की जो उमूर ख़ारिजा की जो कमेटी है उसके जो चेयरमैन हैं बॉब मेनेंडेस, उनसे भी अफ़गान क़यादत की मुलाकात हुई है और बॉब मेनेंडेस ने मीडिया को बताया है कि उन्होंने खुसूसी तौर पे अफ़गान बच्चों और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बात की है। इसके साथ साथ ये बताते चलूँ कि वाशिंगटन में सदर बाइडन की जो अफवाज के इनखला की हिकमत अमली है उस पर ख़ासे तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं और अमरीकी सियासतदान चाहे वो डेमोक्रेट्स हों या रिपब्लिकन्स, दोनों ही जानना चाहते हैं कि जो पिछले 20 साल में जो कामयाबियाँ हासिल की गई हैं कहीं वो ज़ाया तो नहीं हो जाएंगी। नीलोफर, और आज वाशिंगटन में होने वाली मुलाकात की अपडेट्स और इस पर माहिरीन के तज्ज़ियों के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। बहुत शुक्रिया नुखबत।
पनाह गुज़ीनों की ज़िंदगी कैसी होती है और वो सुबह से शाम तक अपना वक्त कैसे गुजारते हैं, हुकूमतें इन्हें अपने यहाँ आने के लिए रोकने के लिए क्या कर रही हैं और उनकी मदद करने वाले क्या रास्ते निकाल रहे हैं, ये सब आप देख सकते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की नई दस्तावेजी फिल्म अ डे इन द लाइफ ऑफ रेफ्यूजी में। पेश है फिल्म की एक झलक। It's 2019. Maritime police from Frontex, the European Border and Coast Guard Agency, will search for refugees trying to cross from Turkey into Greece. At the same time, it is early morning in Indonesia. Attendees at morning prayers will include Afghans who fled here. They thought they would be safe once in the world's largest Muslim country. The reality is different. Around the world, dignitaries and refugees will mark World Refugee Day, a single day representing a worldwide crisis that on this day seems to be only getting worse. These are just a few of the more than 70 million stories that can be told this day. On this single day, Voice of America sends more than 75 photojournalists to tell those stories. June 20th, 2019. It is World Refugee Day, the last World Refugee Day before the COVID pandemic. It's important that people are aware it's everyone's problem. A day like any other day in the life of refugees. अ डे इन द लाइफ ऑफ रेफ्यूजीज़ 2019 में पनाह गुज़ीनों के आलमी दिन के मौके पर 30 से ज़्यादा मुल्कों में एक साथ शूट की गई। फिल्म देखने के लिए www.voanews.com/refugees के पेज पर आइए। जब कोविड-19 की आलमी वबा फैली तो दुनिया इसके लिए तैयार नहीं थी। माहिरीन कहते हैं कि एक और आलमी वबा का इम्कान यकीनन मौजूद है, लेकिन अगर कुछ बुनियादी उसूल पहले ही अपना लिए जाएं और तरीक़ेकार राइज कर दिए जाएं तो ज़रूरी नहीं कि अगली वबा भी कोविड जितनी मोहलिक हो। देखते हैं इस हफ्ते का लाइव 360। कोविड-19 की वबा अपने साथ बहुत से दुख और तकालीफ लेकर आई। अब कहीं वबा का जोर टूट गया है तो कई मुल्क अब भी इसकी लपेट में हैं और कुछ दोबारा लॉकडाउन में जा रहे हैं। साइंसदानों समेत बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि इस वबा पर बेहतर तौर पर काबू क्यों नहीं पाया गया। डॉक्टर टॉम फ्रीडन वबाई अमराज की रोकथाम पर काम कर चुके हैं। वो अमेरिका में अमराज की रोकथाम के वफाकी इदारे के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। हम ये तो शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि आया कोविड को रोका जा सकता था, लेकिन एक अहम चीज़ समझना ज़रूरी है कि दुनिया भर में हर रोज़ सेहत आमा से वाबस्ता कारकुन वबाओं को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। तकरीबन एक दहाई पहले एक और मोहलिक कोरोना वायरस मर्स मशरिकी वस्ता में सामने आया था। I used to ask people when I was CDC director. जब मैं CDC का डायरेक्टर था तो मैं लोगों से पूछता था, याद है जब अमेरिका में मर्स की वबा फूटी थी? लोग हैरान होकर कहते थे नहीं तो। मैं बताता था कि वो इसलिए क्योंकि वो यहाँ आई नहीं। हमने उसकी जांच के तरीके तश्कील दिए, हमने मौलजों को इंतबाह किया। केस तो मिले मगर वायरस फैला नहीं। फ्रीडन अब रिजॉल्व टू सेव लाइव्स नामी तंजीम के सरबराह हैं। इस तंजीम ने तहकीक की है कि गरीब ममालिक वबाओं को शिकस्त कैसे देते हैं। इस तहकीक ने बताया है कि कैसे अच्छी क़यादत, सेहत की सहूलतों, अमले में सरमायाकारी और कम्युनिटी की शमूलियत के ज़रिए इन ममालिक ने वबाई अमराज को रोका। एंथ्रेक्स मिट्टी में कुदरती तौर पर पाया जाने वाला बैक्टीरिया है। अगर घास चढ़ने वाले जानवरों को इसके खिलाफ वैक्सीन ना दी गई हो तो ये उनकी जान ले सकता है। एंथ्रेक्स इन लोगों को भी हलाक कर सकता है जो मुतासरा गोश्त को छूते हैं या खाते हैं। केन्या में रज़ाकारों को इस बीमारी की अलामात का मुशाहिदा करने और इसकी इत्तला देने की तरबियत दी जाती है। 2 साल पहले एक कबीले में एंथ्रेक्स फैल गया। एक रज़ाकार ने इसकी इत्तला दी, सेहत के शोबे के कारकुनों ने कार्रवाई की और 10,000 से ज़्यादा मवेशियों को वैक्सीन लगाई गई और इस तरह वबा को फैलने से पहले ही रोक दिया गया।
मगरबी अफ्रीका में 5 साल पहले ख़त्म होने वाली एबोला की वबा के दौरान नाइजीरिया पोलियो वैक्सीन के एक फ़ाल प्रोग्राम की वजह से बच गया। महकमा सेहत के कारकुन पहले ही कम्युनिटी से राब्ते में थे और वो मुतासरीन से मिलने जुलने वालों का पता लगाना और डाटा को समझना जानते थे। लागोस में पोलियो टीम का इस्तेमाल बाकी कामयाबी की उन कहानियों में से एक है जिन पर हम फ़ख्र कर सकते हैं। नाइजीरिया ने सिर्फ 2 महीनों में ही एबोला की वबा पर काबू पा लिया। इसके बरक्स 3 और ममालिक को इस पर काबू पाने में 2 साल लग गए। फ्रीडन के मुताबिक एक मजबूत बुनियादी ढांचे, सही क़यादत और फौरी कार्रवाई की मदद से कई वबाई अमराज को ना सिर्फ रोका जा सकता है बल्कि रोका भी गया है। माहिरीन कहते हैं कि कोविड-19 ने हमें सिखाया है कि दुनिया अगली आलमी वबा के लिए तैयार नहीं है और इनके मुताबिक एक और आलमी वबा आएगी। कैरोल पियर्सन के साथ मोना काजिम शाह, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका, जो मुल्क है ख्वाबों का, अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने वालों का, अपनी इजाद से दुनिया बदलने वालों का। तहकीक, तजुर्बात और टेक्नोलॉजी से हम सबको नई राह दिखाने वालों का, कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए अपना कल रोशन बनाने वालों का। ऐसे ही ड्रीमर्स और अचीवर्स की कहानियां देखिए व्यू 360 में आज न्यूज़ पर। और आखिर में एक बिल्कुल मुख्तलिफ मौजू। मराकश में दुनिया का सबसे महंगा खुर्दनी तेल तैयार किया जाता है जिसका नाम है आर्गन ऑयल। ये बहुत सी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है। आइए देखते हैं कि ये कैसे तैयार किया जाता है और ये इतना महंगा क्यों है। जनूबी मराकश के बंजर पहाड़ों में मकामी ख़वातीन आर्गान का तेल तैयार कर रही हैं। अपने रंग और नायाब होने की वजह से इसे मादी सोना भी कहा जाता है। आर्गान का तेल तवील अरसे से खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन उम्र के साथ पड़ने वाली झुर्रियों और बालों की खूबसूरती के लिए बनाई जाने वाली ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इसके इस्तेमाल ने इसे कीमती बना दिया है। हम काम करते हैं लेकिन साथ ही साथ हम तफरीह भी करते हैं। हम एक साथ गाने गाते हैं। खुदा सबकी मदद करे। हम इस नौकरी से बहुत खुश हैं। सदियों से दुनिया का महंगा तरीन तेल धूप में आर्गान फलों को खुश्क करके फल को छीलने और मसलने के बाद पत्थरों से पीसकर तैयार किया जाता है। तेल रवायती तौर पर जायके के लिए और रोटी पर लगाकर इस्तेमाल किया जाता है। मराकश में खाने में आम ये तेल अब बरामद किया जा रहा है। बैनुल-अक़वामी कॉस्मेटिक्स कंपनियों की जानिब से ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इसके इस्तेमाल से इसकी तलब में इजाफा हुआ है। बैनुल-अक़वामी सतह पर इन मसनूआत की तलब में नुमाया इजाफा हुआ है। इससे हम देही ख़वातीन की तरक्की के बहुत से आदाब हासिल कर सकते हैं। ख़वातीन के लिए ज़्यादा सहूलतें हैं। यहाँ एक किंडरगार्टन है जहाँ ख़वातीन अपने बच्चों को ला सकती हैं। नाख्वानदगी के खात्मे के प्रोग्राम भी हैं। इसके अलावा यहाँ काम की तरबियत और हेल्थ इंश्योरेंस भी है जो कि सबसे अहम है। ये ख़वातीन के लिए पहले दस्तयाब नहीं थी। मकामी मार्केट में $30 से $50 फी लीटर फरोख्त होने वाला तेल आलमी मार्केट में $250 फी लीटर फरोख्त हो सकता है। जदीद मशीनरी ने तेल की जल्द तैयारी में मदद की है, लेकिन खवातीन आज भी फल के सख्त खौल को पत्थर से तोड़कर हाथ से अलहदा करती हैं, जिसके बाद अंदरूनी दाने को मशीन में पीसकर तेल निकाला जाता है। इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। और इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। प्रोग्राम के बारे में फ़ीडबैक देने के लिए आप आ सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए।